Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the Company Law 2013, that is Doctrine of Indoor Management. तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरीज यहाँ पे दी गई हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरली आपने देखा कि कंपनी जो है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी आउटसाइडर, कोई भी मेंबर जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है, उनको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से देख लेना चाहिए। उसके बाद ही जो वो चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर बन सकता है, प्रमोटर बन सकता है, या कंपनी का मेंबर भी एज ए शेयर होल्डर बन सकता है। कल को अगर कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है तो फिर कंपनी में आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था और आर्टिकल एसोसिएशन क्या था। तो आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा होगा वैसे ही चलेगा, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कोई रिलीफ चाहते हैं अगेंस्ट द आर्टिकल एसोसिएशन, वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो लिख रखा है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी चलेगी, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकती है। तो आप जब भी कंपनी के साथ डील करें तो उस टाइम पे आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए मेमोरेंडम एसोसिएशन को और आर्टिकल एसोसिएशन को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आपको ये लगना चाहिए कि आपकी जो मनी है वो सेफ हैंड में जा रही है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी के साथ डील करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे अपना फंड जो है, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन का तो पता होता है, लेकिन कंपनी की इंडोर मैनेजमेंट कैसे चल रही है वो नहीं पता। आपको पता है कि कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कंपनी की मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए वो आपको पता नहीं होते, क्योंकि आउटसाइडर हैं आप। तो उस कंडीशन में क्या कंपनी लायबल होगी? क्या कंपनी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं? तो कंपनी उस कंडीशन में ये भी बोल सकती है कि ये एक्ट जो है, जो हम इसके लिए, इस एक्ट के लिए लायबल जो है नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। कंपनी जो है उस एक्ट के लिए लायबल मानी जाती है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी मेंबर को या किसी भी आउटसाइडर को कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन का तो पता होता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उनकी इंडोर मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनका पता नहीं होता है। और वहाँ पे कोई इरेगुलरिटीज़ हो जाती है और कंपनी फिर अपनी लायबिलिटी से मुकर जाती है, तो वहाँ पे आउटसाइडर को रिलीफ कोर्ट से मिलेगा। इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे the doctrine of indoor management play an important role in the company. There are two important documents of the company, memorandum of association and article of association। ये तो आपने पढ़ा। Both these documents become public document after incorporation। ये दोनों ही public document बन जाते हैं after incorporation। Registration of the company, any person can inspect obtain the copy of them। तो जैसे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आप अगर चाहे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप कंपनी के इन दोनों डॉक्यूमेंट को कभी भी जो है इसकी कॉपी जो ऑब्टेन कर सकते हैं। पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू नो अबाउट दीज डॉक्यूमेंट। जब भी कंपनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है कंपनी के साथ डील कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या शेयर होल्डर बन रहा है, तो उनको इन डॉक्यूमेंट को पहले केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। इसको ही बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ना चाहिए बिफोर डीलिंग विद द कंपनी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बाद में कुछ गलती हो जाती है, तो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लेकिन ये हर बार जो है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इट मीन्स कि कई बार आपने डॉक्यूमेंट ढंग से नहीं भी पढ़ा भी होता है, लेकिन कुछ पॉइंट बीच में छूट गए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हो जाए या शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत हो जाए। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है, एक्चुअली द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब भी आप कंपनी के साथ डील करें, तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन को अच्छे से रीड करना चाहिए। उन्हीं रूल्स और उन्हीं ऑब्जेक्ट के अंडर ही आप कंपनी के साथ डील करिए, अपना पैसा लगाइए। अगर कल को आप उनको वहाँ की कंडीशन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आप पैसा जो है वहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है, तो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि हर बार कोई भी डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कई बार
इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर को जो है, आउटसाइडर को जो है, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन का तो पता होता है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तो पता होता है, लेकिन कंपनी की जो इंटरनल्स जो चल रहे हैं, आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट जो चल रही है उसके बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि वो मेंबर तो है नहीं, तो उसको कई बार उन सिचुएशन का पता नहीं होता और उस कंडीशन में उसके साथ कुछ गलत होता है तो कंपनी उसके लिए लायबल है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी लायबल नहीं होती है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी हमेशा लायबल जो है यहाँ पे होती है। The doctrine of constructive notice can be invoked by the company and it does not operate against the company. ये कंपनी के अगेंस्ट कभी नहीं होता। Whereas the doctrine of indoor management can be invoked by the person dealing with the company and that cannot be invoked by the company. The doctrine of constructive notice is limited to up to the outside conditions. It has no relation with the internal activities of the company. तो यहाँ पे कोई internal activities का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये आपको याद में रखना है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में। देखिए, तो अब हमारे पास आता है व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कंपनी और किसी पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अकॉर्डिंग विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट ही होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से हैं? मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन के अंडर ही होता है। देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन इफेक्ट में ला रहा है, कौन कर रहा है। ऑफ द फैक्ट दैट द इरेगुलरिटीज और एरर वाज इन द इंडोर मैनेजमेंट, और उस कॉन्ट्रैक्ट को करते टाइम कोई इरेगुलरिटीज हो जाती है या कोई एरर हो जाता है तो इसके लिए वो पर्सन लायबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी जो है उसके डायरेक्टर को कंपनी जो है पावर देती है कि वो आप जो है 5,000 रुपये तक का जो है लोन जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द मेंबर आप ले सकते हो। ठीक है जी। तो कोई पर्सन जो है इन्वेस्टर जो है उसको 5,000 का लोन दे देता है, लेकिन एक्चुअल में इंडोर मैनेजमेंट में ये था, आर्टिकल एसोसिएशन में लिख रखा था कि 2,000 से ऊपर लोन अगर डायरेक्टर लेगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बाकी मेंबर्स से। तो यहाँ पे उसने 5,000 का लोन दे दिया, लेकिन 2,000 से ऊपर के लोन के लिए तो उसको पहले परमिशन लेनी थी, वो उसने नहीं ली। तो अब यहाँ पे कंपनी बाद में मुकर जाती है कि हम इसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता कि उस पर्सन ने आर्टिकल एसोसिएशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट था कि कंपनी का लोन लेने से पहले जो है ये परमिशन दे दी गई थी कि वो 2,000 तक के लोन जो है ले सकता है, लेकिन उसमें 5,000 के लिए, और ये उसको पता नहीं था और उसने अब जो है पैसा यहाँ पे दे दिया। तो इस कंडीशन में कंपनी को लायबल बनाया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंडर। ईच पर्सन और पार्टी ट्रांजैक्टिंग विद द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडोर एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रनिंग स्मूथली इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल एसोसिएशन। तो आर्टिकल एसोसिएशन के थ्रू जो कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट जो है चलनी चाहिए। देखिए, एग्जांपल भी आपके पास, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन इज मेड विद द आउटसाइड पर्सन बाय द डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, देन दैट contract or transaction will be obligatory to the company irrespective of the fact that the appointment of the director is faulty। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी और आउटसाइडर के बीच में होता है, कंपनी के डायरेक्टर और आउटसाइडर के बीच में होता है, तो वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस बेस पे जो है इलीगल नहीं हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव नहीं हो जाएगा कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट फॉल्टी है, क्योंकि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का जो तरीका है कंपनी की इंडोर मैनेजमेंट का के ऊपर होता है, वो कैसे कर रही है। अगर वहाँ पे कोई इरेगुलरिटीज़ हो गई है या गलत तरीके से उसको अपॉइंट कर दिया गया है और बाद में वही डायरेक्टर जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी। कंपनी ये बोल के नहीं बच सकती है कि उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो फॉल्टी है, क्योंकि उस आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का पता नहीं होता है कि अंदर कैसे अपॉइंटमेंट की जा रही है, कैसे जो है किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है। तो वो अगर उसकी अपॉइंटमेंट फॉल्टी भी है तब भी कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी, दैट इज़ इंडोर मैनेजमेंट। एक केस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रॉकॉइंड का केस है, ट्रकॉइंड का केस है यहाँ पे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। द कंपनी बोरोज सम मनीज फ्रॉम द बैंक एंड इन ल्यू ऑफ दैट बॉन्ड वर गिवन टू द बैंक। इसमें कंपनी एक बैंक से जो कि आउटसाइडर है या इन्वेस्टर्स है उससे लोन लेती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, कंपनी का आर्टिकल एसोसिएशन क्या बोलता है, द कंपनी में बोरो ऑन बॉन्ड्स सच सम ऑफ मनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंपनी हैज़ बी ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल मीटिंग। तो जब भी
इस आर्टिकल एसोसिएशन में ये लिख रखा था कि कब जब भी कंपनी जो है आउटसाइडर से लोन लेगी तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। लेकिन इस कंडीशन में उसने बैंक से लोन ले लिया, लेकिन वहाँ पे जो है जनरल मीटिंग जो है उसमें रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। बाद में कंपनी मुकर जाती है लोन देने के लिए, बोलते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो डायरेक्टर जो है लोन लेने के लिए वहाँ पे लायबल नहीं, तो उसने लोन लिया, लेकिन इसके लिए कंपनी अब लायबल नहीं है क्योंकि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, वाइल रिजेक्टिंग द प्लेयर दैट द कंपनी इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट एंड सेड दैट द आउटसाइडर आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो आउटसाइडर है वो तो कंपनी की सिर्फ एक्सटर्नल पोजीशन देखेगा कि यस वो जो डायरेक्टर को उन्होंने पावर दे रखी है लोन लेने के लिए, अब उसको जो है वो बाउंड नहीं है इंडोर मैनेजमेंट के लिए। और इंडोर मैनेजमेंट में वहाँ पे प्रोविज़न किया था कि जब भी वो लोन लेगा पहले उसको रेजोल्यूशन पास करना होगा, वो उसने पास किया या नहीं किया इससे उस पर्सन को लेना देना नहीं है। तो आउटसाइडर जहाँ पे जो है उसके जो है एक्सटर्नल पोजीशन को देखेगा, उसके सिर्फ रूरल रेगुलेशन को देखेगा, उसकी इंटरनल मैनेजमेंट को नहीं देखेगा जहाँ पे क्या क्या डिसीजन जो है होते रहते हैं, उसका उससे कुछ भी लेना देना जो है नहीं होता है। द डॉक्ट्रीन is based on the just and logic. If any transaction or contract is in consonance with the memorandum, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है किया जाता है और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन के साथ कंसोर्स करता है, द पर्सन ट्रांसलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग हैज़ द राइट टू कंसिडर दैट द अथॉरिटीज ऑफ द कंपनी टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन। तो उस कंडीशन में वो जो आउटसाइडर है वो कंपनी को फोर्स कर सकता है उस मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में लिखी हुई बात को, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और केस लॉ है पीवी दामोदरा रेड्डी वर्सेस इंडियन नेशनल एजेंसी लिमिटेड AR 1946 का केस। अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल ऑफ द कंपनी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड द पावर टू अलॉट शेयर ओनली ऑन दोज मेंबर्स विच वर द मेंबर ऑफ द कंपनी एट द प्रेजेंट। तो इस कंपनी में आर्टिकल एसोसिएशन में साफ लिखा रखा था डायरेक्टर जो है वो शेयर अलॉट कर सकता है उन्हीं मेंबर को जो कंपनी के प्रेजेंट में मेंबर हैं, उनको नहीं कर सकता जो कि कंपनी के प्रेजेंट मेंबर नहीं है। लेकिन वो उन जो डायरेक्टर जो है उन पर्सन को भी शेयर अलॉट कर देता है जो कि प्रेजेंट कंपनी के मेंबर नहीं है। बाद में फिर यहाँ पे कंपनी बोलती है कि डायरेक्टर जो है कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी क्योंकि डायरेक्टर को यहाँ पे राइट नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसके शेयर खरीदे उनको थोड़ी पता था कि कंपनी का इंटरनल मैटर क्या है, इंडोर मैनेजमेंट क्या चल रही है, तो कंपनी यहाँ पे लायबल होगी और उन शेयर को यहाँ पे सब्सिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे बड़े सारे केसेस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की इंडोर मैनेजमेंट से पर्सन को कुछ लेना देना नहीं होता, जो पर्सन जो है कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने मेमोरेंडम एसोसिएशन को देखना है, आर्टिकल एसोसिएशन में देखना है, उसकी आउटिंग कंडीशन को, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को देखना है कि वहाँ पे उस डायरेक्टर को राइट था शेयर अलॉट करने का या फिर मनी बोरो करने का, कितना राइट था कितना नहीं था ये उसको नहीं लेना देना होता कुछ भी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज़ convenient and justified. It is known that the memorandum of association and article associations are public document which can also be inspect and copies may be obtained. ये ठीक है, आपने देखा कि हमेशा मेमोरेंडम एसोसिएशन को और आर्टिकल एसोसिएशन जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना जरूरी है बिफोर टाइंग विद द कंपनी। बट इंडोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ आर नीदर पब्लिक रिकॉर्ड और नॉट इंस्पेक्ट। लेकिन जो इंडोर मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो ना तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आता है और ना ही उसकी इंस्पेक्शन की जा सकती है। क्या क्या कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या क्या मीटिंग्स हो रही हैं, ये आम इंसान को पता नहीं होता। इन सच सर्कमस्टांसेस इट इज़ अज्यूम्ड अबाउट द आउटसाइडर दैट दे हैव अ नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, बट इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड दैट दे ऑल्सो नो अबाउट द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। इस सिचुएशन में ये देखा जाता है कंपनी पर्सन को, आउटसाइडर को कंपनी के बारे में नॉलेज है, उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन के बारे में नॉलेज है, उसके आर्टिकल एसोसिएशन के बारे में नॉलेज है, लेकिन उसकी इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या चल रही है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सच नॉलेज फॉर विच द डोर्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज, ऐसी नॉलेज जिसके लिए कंपनी के दरवाजे बंद हैं, आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा कि आउटसाइड क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में कंपनी लायबल होगी अगर कोई वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे होती है। तो इन होल आपने यहाँ पे यही देखा कि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट जो होती है वहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उसका आउटसाइडर को पता नहीं होता है। और आउटसाइडर सिर्फ मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन के बारे में ही उसको नॉलेज होती है और उसके बेस पे अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंपनी के साथ और बाद में कोई इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है तो इसके लिए कंपनी लायबल वहाँ पे होगी। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस है आपके पास। तो
इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस भी हैं। पहले इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते थे, इट मीन्स कि कंपनी हमेशा लायबल होती ही होती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज़। जब आप उस कंपनी के साथ डील कर रहे थे तो इंडोर मैनेजमेंट में जो इरेगुलरिटीज़ की जा रही है उसके बारे में आपको पता था। अगर आपको पता नहीं था तब तो ये ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो इंडोर मैनेजमेंट के अंडर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, या कोई भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, और उसके बारे में आपको पता था, तो उस कंडीशन में इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, हैविंग अ नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटीज इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन। सच पर्सन हु वर हैविंग नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी may not get the benefit of the doctrines. For example, where the parties himself participated in the internal activities. जब वो इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वहाँ पे आप मौजूद थे। मान लीजिए आपने कंपनी को जो है लोन देना है और आप एज ए मेंबर उस कंपनी में थे, लेकिन वहाँ पे साफ लिखा था कि 1,000 तक का लोन डायरेक्टर ले सकता है, लेकिन 1,000 से ज़्यादा लोन के लिए वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और वहाँ पे जो है लोन जो है आप उसको 3,000 का दे देते हैं। तो आपको पता था कि 1,000 से ऊपर तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो इट मीन्स कि आपको इरेगुलरिटीज़ का पता था और आपने इसको फॉलो नहीं किया, तो इंटरनल डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केसेस में देखिए सेम ऐसा ही हुआ था। द डिबेंचर्स टेयर्स वर गिवन अ डायरेक्टर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे डिबेंचर उधार जो है डायरेक्टर ने खुद दिया। दे आर सपोज टू नो दैट द लिमिट अप टू विच दे वर बोरोइंग मनी शुड नेसेसरी बी कंसिडर्ड बाय द शेयर होल्डर्स विच वॉज नॉट obtained। और उसको ये भी पता था कि जितना वो लोन दे रहा है उतना लोन देने के लिए उसको जो है कंपनी के बाकी मेंबर भी कंसेंट जो है वहाँ पे लेनी पड़ेगी कंपनी को, लेकिन उसने जो है खुद वहाँ पे उधार जो है दे दिया और ज़्यादा दे दिया। अब डायरेक्टर जो है यहाँ तो लाइबल जो है कंपनी यहाँ पे लाइबल नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टर को पता था कि वो कंपनी को जो लोन दे रहा है वो एक्सेस द लिमिट है, लिमिट के ज़्यादा दे रहा है, और लिमिट से ज़्यादा लोन देने से पहले उसको बाकी मेंबर की कंसर्न लेना जरूरी था, जो कि उसने नहीं ली। तो यहाँ पे उसको इरेगुलरिटीज़ का पता था, उसके बावजूद भी उसने लोन दिया, तो यहाँ पे वो कंपनी लाइबल नहीं मानी जाएगी। सेकंड, सस्पिशंस ऑफ द इरेगुलरिटीज, जहाँ पे आपको उस इरेगुलरिटीज़ की सस्पिशंस जो है पहले से ही कुछ मंशा या आपको जो है उसकी भनक जो है लग गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई एंड नॉट अवेलेबल वेयर इन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट आउट टू हैव सस्पेक्टेड एन इरेगुलरिटी एंड नॉट मेड नेसेसरी इंक्वायरीज। जहाँ पे आपको आभास हो रहा था कि जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है इसमें कहीं ना कोई सस्पिशंस है, कोई ना कोई सस्पेक्शन यहाँ पे है, और इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, और आप उसके बावजूद भी वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करते हैं, तो फिर इसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। इन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, फॉर्जरी एंड फ्रॉड। जब कंपनी के साथ खुद ही फ्रॉड हो रहा है तो उस कंडीशन में इंडोर मैनेजमेंट का रूल जो है कभी भी अप्लाई नहीं होता है। देखिए, वेयर द एक्ट डन इन द नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड किया जाता है उस फॉर्जरी और फ्रॉड में जो है कंपनी लायबल नहीं होती है, इंडोर मैनेजमेंट का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल लिमिटेड 1906, it has been held that the where a share certificate is given to the plaintiff by the respondent company। तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट जो है प्लेंटिफ को दिया गया कंपनी के नाम पर, और सर्टिफिकेट किसने इशू किया? सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, बट सील एंड सिग्नेचर बोथ आर फोर्ज। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ कंपनी ने जो मोहर लगाई थी, जो साइन किए थे, ये दोनों ही फोर्ज थे। इट मीन्स सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की मंशा यहाँ पे फ्रॉड करने की थी। तो यहाँ पे फ्रॉड सिर्फ आउटसाइडर के साथ ही नहीं हुआ, उस कंपनी के साथ भी हुआ। तो जब कंपनी के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, गलत शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है कंपनी के नाम पे, तो यहाँ पे कंपनी के साथ भी फ्रॉड है। तो उस कंडीशन में जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है जो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये तीन जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे, जिसमें एक और भी है, इग्नोरेंस ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन। आपने आर्टिकल एसोसिएशन को ढंग से पढ़ा भी, उसके बाद जो आर्टिकल एसोसिएशन को आप इग्नोर करते हैं तो इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये है आपके पास इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच।